नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर उन्नाव से है। आपको बता दें कि खबर उन्नाव से है, जहां जिला प्रशासन ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जो मांगलिक कार्यक्रम में के दौरान गैस सिलेंडर डर की कमी से जूझ रहे हैं। डीएम गौरांग राठी ने पहल करते हुए जिला पूर्ति कार्यालय को निर्देश दिए कि उन्नाव में अगर आप शादी, तिलकोत्सव, ब्रह्म भोज समेत अन्य आयोजनों के लिए गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए परेशान होना पड़ रहा, अगर आपको सिलेंडर आपूर्ति के लिए जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय की विशेष व्यवस्था लागू की है। डीएम और सुशील कुमार ने गोंड के बताया है कि आमजन को अब सिलेंडर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्नाव में अगर आप शादी, तिलकोत्सव, ब्रह्म भोज समेत अन्य आयोजन के लिए गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। डीएम गौरांग राठी ने जिला पूर्ति कार्यालय को निर्देश दिए हैं कि जिन परिवारों में शादी या अन्य मांगलिक कार्यक्रम है, उन्हें 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। डीएम ने निर्देश पर अब आयोजनकर्ताओं को कार्यक्रम का निमंत्रण संलग्न कर डीएसओ कार्यालय में आवेदन करना होगा और आवेदन होने के बाद विभाग द्वारा सिलेंडर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं अभी तक जिला प्रशासन ने 19 किलो वाले 5 कॉमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जनपद उन्नाव में इस समय शादियों का समय जैसा आप जान रहे हैं चल रहा है। इसके लिए जो सिलेंडर की आपूर्ति है, कहीं न कहीं मांगलिक कार्यों के लिए लोगों के ज़हन में है कि सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था बना रखी है। इसके लिए जिनके यहाँ भी शादी का कार्यक्रम है, तो वो अपना एक एप्लीकेशन जिला पूर्ति अधिकारी के नाम से दे रहे हैं। तो हम लोग शहर क्षेत्र के लिए, उन्नाव क्षेत्र के शहर क्षेत्र के लिए 3 एजेंसियों का चयन किया गया है, जहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। बाकी तहसीलवार भी एजेंसियों का चयन किया गया है, जहाँ से जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और उसके आधार पे हम लोग सुचारू रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोई मांगलिक कार्य में कोई अवरोध नहीं इसमें आप सभी अवेयर हैं कि कहीं न कहीं थोड़ी-सी पूर्ति आपूर्ति कम थी। उसमें 20% ही हमारा कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति हो पा रही थी। तो उसमें जो हमारे इसमें आकस्मिक सेवा के थे, जैसे हॉस्पिटल हैं, कहीं हमारे हॉस्टल हैं जहाँ बच्चे रह रहे हैं, तो और इनके लिए हम लोग प्राथमिकता थी कि इनको हम लोग दिया जाए। लेकिन इसी में से हम व्यवस्था करके बाकी लोगों को भी आपूर्ति कर रहे हैं। प्रयास ये है कि हम लोग जो लाइन लग रही है, उसपे भी हम लोग धीरे-धीरे कंट्रोल की स्थिति में आ रहे हैं और आपूर्ति भी धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है। कोई भी अपना उसमें कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, लेकिन कंप्लेंट दर्ज कराने में तमाम तरीके की चीज़ें आ रही हैं। हम लोग विशेष फोकस नॉर्मली तौर पे हम लोग सबको तो दे रहे हैं, लेकिन विशेष तौर पे जो शादी के कार्यक्रम है, उनको भी प्रायोरिटी दी जा रही है, ताकि उनका काम रुकने ना पाए, उसके लिए विशेष व्यवस्था की। सोमनाथ स्वाभिमान के तहत यात्री बस रवाना की गई। आपको बता दें कि सोमनाथ पर्व शुरू हो चुका है और इसी के तहत ये तीर्थ यात्री बस रवाना की गई। डीएम ने दिखाई हरी झंडी। जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को तीर्थ यात्रियों से भरी बस को जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है और कार्यक्रम स्थल पर अधिकारियों व परिजनों की भीड़ जुटी रही। जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ये यात्रा प्रदेश के सभी जिलों से चयनित तीर्थ यात्रियों को सोमनाथ मंदिर के दर्शन कराने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद के तीर्थ यात्रियों को प्रशासन की देखरेख में सुरक्षित रूप से भेजा जा रहा, ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। जिलाधिकारी ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के लोगों को देश की सुरक्षा, प्रमुख स्थलों के प्रति जागरूकता करना तथा वहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना रहा है। इससे न केवल लोगों की आस्था मजबूत होगी, बल्कि सांस्कृतिक विरासत के प्रति भी जागरूकता बढ़ेगी। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और शुभकामनाएं भी दी हैं।
सर आपके द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए, क्या है? ये यात्रा पूरे प्रदेश के सभी जिलों से सोमनाथ मंदिर तक के लिए यात्रियों को दर्शन कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आयोजन किया गया है। अपने जनपद के जो तीर्थयात्री हैं उनको पीडी साहब के निर्देशन में उनके साथ भेजा जा रहा है, इसीलिए ये हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। यात्रा कितने दिन की है? अब यात्रा में जो समय लगेगा, पहले तो यहाँ से लखनऊ ये बस से जाएंगे, उसके बाद ट्रेन से जाएंगे। लगभग एक सप्ताह में ये लोग लौट करके पुनः आ जाएंगे। सर, इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? यात्रा का उद्देश्य ये है कि जो हमारे मान बिंदु हैं पूरे देश के, उनके संबंध में लोगों को जागरूक करना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। खबर सोनभद्र से है, जहां रॉबर्ट्सगंज व एएसटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई शामिल है। आपको बता दें कि एएसटी पुलिस और साथ ही वहां पर रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मानव तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ। वांछित आरोपी शिव सिंह उर्फ रामलाल गिरफ्तार, राजस्थान का निवासी है गिरफ्तार। और साथ ही मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। वांछित आरोपी नाबालिग को काम का झांसा देकर ले गया था। आरोपी आगरा व अलीगढ़ में 1,20,000 बेचने में था। और साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित के साथ जबरन शोषण की बात आई सामने। गिरोह में अन्य साथियों की संलिप्तता उजागर है। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। खबर जनपद बदायूं से निकलकर सामने आ रही, जहां पर बता दें आपको कि दहेज में अंगूठी और साथ ही सोने की चेन न देने में विवाहिता को विषाक्त पदार्थ खिलाकर उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि जनपद बदायूं के दातागंज कोतवाली के गांव पलिया गुजर के रहने वाले मंटूर अपनी 22 वर्षीय बेटी सुनीता की शादी कादर चौक थाना क्षेत्र के गाँव भकोरा के रहने वाले सतीश पुत्र अमर के साथ लगभग 1.5 वर्ष पूर्व धूमधाम से की गई थी। शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज में बाइक, सोने की चेन और अंगूठी की डिमांड करते थे, मगर सुनीता के मायके वाले पक्ष यह सब चीजें देने में असमर्थ थे। इसी के चलते कल सुनीता की शाम से पहले हालत बिगड़ गई तो ससुराल वाले उसे मुख्यालय से निजी चिकित्सालय लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही मायके वाले पहुंचे तो उन्होंने ससुराल वालों पर विषाक्त पदार्थ खिलाकर मौत के घाट उतारने का इल्जाम लगाया है। नाम है तुम्हारा? मंटूरी। कहाँ के रहने वाले हो? पलिया गुजर के। ये क्या मामला है जो बेटी की मौत हुई है आपकी? इन लोगों ने जहर दे के मार दिया। अच्छा, क्यों मारा है?
इनकी डिमांड थी लर अंगूठी की, अच्छा तो दे नहीं पाए और बाकी हर चीज़ दी। अच्छा। हाँ, तो कितने दिन पहले मैं शादी गरीब हुई थी? आदमी है, 1.5 साल हुई शादी को। अच्छा, क्या नाम था बेटी का? बेटी का सुनीता नाम था। अच्छा, दामाद का? है दामाद का क्या नाम था? सतीश कहाँ के रहने वाले थे? भकोरा के। खबर बदायूं से है, जहां पर जनपद बदायूं में हाई टेंशन लाइन तार की चपेट में आने से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि जनपद बदायूं में हाई टेंशन लाइन से मजदूर को लगा है करंट, हुई मौत। जनपद बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव बुडेली का रहने वाला 26 वर्षीय सुनील पुत्र वीरपाल मजदूरी का कार्य करता था। तो इसी दातागंज कोतवाली के ही कस्बा पापड़ के रहने वाले सौरभ गुप्ता हरिशंकर गुप्ता का दातागंज बरेली रोड पर डिलीवरी गाँव के पास निर्मित शिव माया हॉस्पिटल बन रहा था। वहीं पर सुनील मजदूरी कर रहा था और साथ ही गाड़ी से एंगल उतारते समय हाई टेंशन लाइन जो नीचे झूल रही थी उसमें एंगल टच हो गया, जिससे उसे जोरदार करंट लग गया और वह बेहोश हो गया। लगभग 2 घंटे तक सौरभ गुप्ता बाहरी शंकर ने नवनिर्मित अस्पताल में उसका उपचार किया। किसी तरह 2 घंटे बाद परिजनों को जानकारी हुई तो परिजन दौड़े दौड़े घटनास्थल पर पहुंचे हैं और सुनील को तत्काल बरेली गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। और साथ ही मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और हॉस्पिटल मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाली हो? दातागंज भुरेली से ब्लॉक समरेश। अच्छा, ये क्या मामला है जो आपकी बेटी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हुई है? सर ये वहाँ मजदूरी काम करते थे। अच्छा, कहाँ? दातागंज पे जो माया सर हॉस्पिटल है जी वो बन रहा है, हरिशंकर और सौरभ जी। वो बनवा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ 11,000 लाइन थी, लेकिन उन्हें बताना था, वहाँ पर माल उतरवाना नहीं था। क्या हुआ कैसे हुआ अभी हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो बताया गया कि उससे करंट लगने से मौत हुई। मजदूर ने बताया था कि वो लट्ठे उतारे जा रहे थे, वो गाड़ रहे थे, गड्ढा था, गड्ढा में लेते कई उन्होंने, तो उनमें वजन नहीं रुका, उनसे अकेले गाड़ रहे थे वो। अच्छा उस पे गिरे गया फिर अच्छा। 11,000 रुपये। अच्छा, ये उपचार वगैरह नहीं कराया है इन लोगों ने? नहीं सर, हमें 2 घंटे बाद पता लगा। आपको 2 घंटे बाद? फिर हम आए तो ये दातागंज में थे, एक आर्या हॉस्पिटल है उसमें थे। अब हमें पता लेबर के द्वारा लगा। ये 3:30 बजे की ये घटना है, हमको 5:37 पर पता लगा। अच्छा। गांव के और जो मजदूर काम करते थे उनके द्वारा गांव में सूचना गई थी। अच्छा। तो हम वहाँ गए थे, तो हमें वहाँ एक मजदूर मिलेगा, तो उसने बताया था। हम आरिया में पहुँचे थे, तो वहाँ ये लोग इलाज करा रहे थे। तो हमने कहा भैया इसका इलाज है कहाँ है, इतना समय हो गया, आप बरेली ले जाते। अब इसमें तो साहब वहाँ उनकी डेट हो गई थी भाई। बरेली ले गए? नहीं, उसी आरिया में ही डेट हो गई थी। अच्छा। फिर हम बरेली ले गए थे, तो वहाँ सबने डॉक्टरों ने 3 हॉस्पिटल मृतक घोषित कर दिया। अच्छा, नाम क्या था इसका बेटे का? उन्होंने बताया नहीं कि मृत्यु 2.5-3 घंटे पहले हो चुकी है। नाम क्या था इसका बेटे का? सुनील।
जनपद बदायूं में पड़ोसी ने पड़ोसी के घर पर फेंके हैं पत्थर, जिससे बवाल हो गया। आपको बता दें कि जनपद बदायूं से निकलकर खबर सामने आ रही है, जहां पर एक पड़ोस में रहने वाले युवक ने अपने दूसरे पड़ोसी के घर पर पत्थर फेंके हैं, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। जनपद बदायूं के मूसाजाग थाना क्षेत्र के गांव मझारा के रहने वाले 60 वर्षीय राम कुमार पुत्र केदार कल शाम के समय अपने खेत पर गेहूं की फसल निकालकर घर आए तो पड़ोसी अमन और सोनू उनके घर पर पत्थर फेंकते थे और साथ ही कल शाम के समय भी इन लोगों ने राम कुमार के घर पर पत्थर फेंके तो राम कुमार ने सोनू और अमन के पत्थर फेंकने का कारण पूछा। इसी बात पर अमन एवं सोनू ने लात घूंसों से राम कुमार को जमकर पीटा है, जिससे वह बेहोश हो गया। तो परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए हैं, जहां उपचार के दौरान कुछ देर बाद राम कुमार की मौत हो गई। पुलिस को सूचना दी गई और साथ ही जिला अस्पताल पहुंची पुलिस और साथ ही राम कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पर परिवारजनों का कहना है कि अमन और सोनू की पिटाई के कारण राम कुमार की मृत्यु हुई है। नाम है तुम्हारा? ओमिंदर। कहाँ के रहने वाले हो? मझारा। ये क्या मामला है जो तुम्हारे पिताजी की मौत हुई है? ये हमारे घर पत्थर फेंकते थे। कौन? रोज सोनू और अमन। अच्छा, फिर बहुत दिन तक फेंकते रहे। एक बार कल मैंने देख लिया था तो मैंने बोला कि पत्थर क्यों फेंक रहे हो, तो मेरे घर पे चढ़ के आ गए मारने के लिए। मैंने गेट बंद कर लिया, पापा को किसी ने बता दिया, वो आए थे तो उनके साथ हाथापाई की उन्होंने। फिर वो ज़्यादा गंभीर हो गए, फिर हम हॉस्पिटल लेके गए। फिर दातागंज से उन्होंने बदायूं और रेफर कर दिया। उसके बाद वो एक्सपायर हुआ। थाने गए? क्या नाम था इनका? थाने गए थे तो उन्होंने बोला पहले ट्रीटमेंट करा दो उसका। अच्छा, पापा क्या नाम है? राम कुमार। नाम है तुम्हारा? ओमिंदर। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली के मुगल सराय में रेलवे का फैसला बना मुसीबत और जन संकट, हजारों लोग हो रहे प्रभावित। खबर चंदौली से निकलकर सामने आ रही, जहां आपको बता दें कि मुगल सराय में जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के सिकटिया परशुराम क्षेत्र में रेलवे द्वारा एक पुराने मार्ग को अचानक बंद किए जाने से हजारों ग्रामीणों को जनजीवन प्रभावित हो गया। इस फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी सपा ने मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी और साथ ही DRM से मुलाकात कर तत्काल समाधान की मांग उठाई। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मार्ग वर्षों से करीब 1000 से 1500 घरों के लिए मुख्य आवागमन का साधन था। बिना किसी पूर्व सूचना के रास्ता बंद किए जाने से स्कूली बच्चों, मरीजों और साथ ही किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थिति यह है कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं का गांव तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। और साथ ही सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चंद्रशेखर यादव ने इसे जन विरोधी और साथ ही फैसला बताते हुए कहा कि रेलवे प्रशासन ने बिना संवाद के ऐसा कदम उठाकर आम जनता को संकट में डाल दिया। समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष अमरनाथ जायसवाल मोनू ने बताया कि रास्ता बंद होने से स्थानीय व्यापारी खुद भी बुरी तरह प्रभावित है। बाजार तक पहुंच बाधित होने के कारण व्यापारियों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। सपा नेताओं ने जिलाधिकारी, DRM और स्थानीय नेताओं को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर बाबूलाल यादव, बैजनाथ मास्टर, औसाफ अहमद और साथ ही रजत वर्मा, इकबाल और साथ ही गोलू समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण किसान मौजूद रहे। कोई इमरजेंसी में मेडिकल का या अगर फायर का या शादी हुई तो कैसे व्यवस्था का बताइए हमको। हम चलिए कल रेलवे का रास्ता बंद करें, नगर पालिका वाले नगर पालिका बंद कर दें, PWD बंद कर दें तो सब रास्ता बंद हो जाएगा। आप कहाँ जाएगा? ये तो जो आप अभी कह रहे हैं, जब गाँव में आप लोगों का दुकान नहीं बना उस टाइम में सोचना चाहिए। सोचना चाहिए 150 साल पहले हमारे गाँव वाले बताइए, गाँव में कोई रेलवे नहीं था तब से हमारे परिवार वाले यहाँ रह रहे हैं। जब रेलवे नहीं था हिंदुस्तान में सुझाव आपको हमारे बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम डिसीजन देते हैं। नहीं डिसीजन क्या देंगे आप, शाम हो ही गया
काम बंद कर दिया, हम लोग को कल तक काम कैसे होगा? जी गाँव में आज हम लोग 200-300 साल से हमारे परिवार के लोग डीएम साहब से काम कैसे बदल तो यहाँ लौटे जाता है तो लोगों का रास्ता बंद मुझे तो लोगों में मट्टी कैसे जाएगी? कभी सोच लो है ना कैसे कर रही है? अपना नाम बताए सर। बाबूलाल यादव। अजय, पब्लिक को आप भड़का रहे हैं। किसको? पब्लिक को, इसका मतलब किसको हड़का रहे हैं हम? ये नाम नोट करने की जरूरत है। अपना नाम और परिचय बताएं। मैं अमरनाथ जायसवाल मोनू, निवासी सिकटिया परशुरामपुर, वार्ड नंबर 14, मुगलसराय का स्थायी निवासी हूँ। और मामला है, कैसा विरोध है? वहाँ मामला ये है कि सिकटिया गांव का एकमात्र रास्ता है जो सिकटिया चौराहे से गांव के भीतर पूर्व दिशा की तरफ जो जाता है, उस रास्ते को रेलवे प्रशासन द्वारा बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के बंद करने का काम किया जाता है, जबकि उस रास्ते को हम लोग आज़ादी के पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं आने जाने के लिए, और वही एकमात्र रास्ता है गाँव के भीतर आने जाने के लिए। कितनी आबादी होगी उस गाँव की? गाँव के भीतर की आबादी करीब 1 से 1,500 लोगों की है, और उसी रास्ते के माध्यम से लोग आने जाने का काम करते हैं। कोई 4 पहिया गाड़ी उसी रास्ते से जाता है, और कोई रास्ता नहीं है जहाँ से 4 पहिया गाड़ी जा सके। अगर कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या फायर इमरजेंसी, शादी विवाह, सुख दुख, तो उसी रास्ते का हम लोग इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। इस मामले को लेकर किसी अधिकारी को पत्र दिया गया? हाँ, जब रेलवे द्वारा वहाँ रास्ता बंद किया जा रहा था तो हम सभी गाँव वाले और हमारे कुछ नेतागण और समाज सेवी लोग वहाँ इकट्ठा हुए। तो इसका हुआ कि आप लोग अधिकारी से उससे बात करिए, तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ गए तो डीएम साहब ने तो उनके घर में मौजूदगी में हम लोगों ने एडीएम साहब को पत्र दिया, और उन्होंने आश्वासन दिया कि गांव वालों को रास्ता का व्यवस्था कराया जाएगा, और हम डीआरएम से इस मामले में हम बात करेंगे। फिर हम लोग डीआरएम साहब के यहाँ भी गए तो वहाँ पे हमने पत्र दिया, तो उन्होंने भी जवाब दिया कि वहाँ पे हम लोग बड़ी बेहतर विकल्प निकालते हैं जिससे गाँव वालों को कोई असुविधा ना हो। अगर समस्या का समाधान आप लोग क्या करेंगे? अगर कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, रास्ता नहीं मिलेगा, तो गांव वाले किस रास्ते से आएंगे जाएंगे? हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। तो हमें उसके लिए हम धरना पसंद करना हो या किसी उच्च अधिकारी के यहाँ जाना हो, सांसद के यहाँ जाना हो, जिनके यहाँ भी जाना होगा हम जाएंगे और अपनी मांग करेंगे कि हमें रास्ता दिया जाए गाँव में आने जाने के लिए। नाम और परिचय बताएं। चंद्रशेखर यादव, समाजवादी पार्टी, मुगलसराय विधानसभा प्रत्याशी। सिकटिया रास्ता रोकने को लेकर के विवाद हुआ था, क्या मामला था? सिकटिया का जो रास्ते का विवाद का मामला है, आप देखे होंगे, अगर आप जाएंगे तो वहाँ करीब सैकड़ों परिवार रहता है और कम से कम हजारों की आबादी है वहाँ, और वहाँ के आने जाने के लोगों के लिए वही एकमात्र रास्ता है। आज़ादी के पहले से लोग उसी रास्ते से आते जाते हैं। उस गांव में जाने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। रेलवे द्वारा कोई नोटिस भी दिया गया था? बिना नोटिस का, बिना किसी को संज्ञान में दिए रेल प्रशासन रास्ता रोक रही थी। गांव वालों ने विरोध किया, हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोग पहुंचे। पुलिस प्रशासन के लोग बेवजह गांव वालों को भड़का रहे थे। हम लोगों ने कहा देखिए भाई, आने जाने का रास्ता है, बिना आप रास्ता दिए गांव वालों को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो रेल प्रशासन के भी लोगों ने माना इस बात को कि हाँ हम लोग रास्ता देंगे। हम लोग उसको लेके गांव के लोगों को भी लेके हम लोग गए थे एडीएम साहब के भी, एडीआरएम साहब से भी मिले। हम लोगों ने पत्रक दिया है। हम लोगों ने कहा कि लोगों को आने जाने का रास्ता दे दीजिए, उसके बाद रेल प्रशासन जो करना चाहे, अपना बाउंड्री करना चाहे सुंदरीकरण करना चाहे, गांव के लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हो तो इसके आप लोग क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी हमेशा जुर्म जाति के खिलाफ आंदोलन करती है और हमेशा आगे भी करती रहेगी। जहां भी जनमानस की समस्या रहेगी, समाजवादी पार्टी लोगों की बात उठाने के लिए तैयार है। खबर रुड़की से है, जहां पर आपको बता दें कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि रुड़की में एक कार्यक्रम के तहत जयंती मनाई गई, जहां पर आपको बता दें कि रुड़की के भाजपा जिला कार्यालय पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब की जयंती सम्मान यात्रा आज भाजपा जिला कार्यालय रुड़की पहुंची, जहां पर भाजपा कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड दुष्यंत गौतम पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश का चौमुखी विकास हो रहा है और बाबा साहब के सपने को भाजपा के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा साहब का जो देश के प्रति योगदान है, उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन जन तक पहुंचाने के लिए सम्मान यात्रा का आयोजन किया जा रहा। वहीं राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने बताया है कि जिस तरह से आज देश का चौमुखी विकास और बाबा साहब के सपनों को लगातार पूरा किया जा रहा है, उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए अंबेडकर सम्मान यात्रा आयोजन किया जा रहा। वहीं राज्य मंत्री कर्णवाल के द्वारा प्रण लिया गया कि मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक पुनः उत्तराखंड में तीसरी बार धामी सरकार एवं मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी शपथ नहीं लेंगे, तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा।
और इस तरह से किसी भी पार्टी में आज तक किसी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार महिलाओं के लिए तरह तरह की योजना और साथ ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए विकसित भारत का निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कुछ ही महापुरुष होते हैं जिनको उनकी शहादत के बाद इतने सालों के बाद याद किया जाता है। वो ऐसे नहीं बनते। डॉक्टर अम्बेडकर जी का इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपने जीवन की शहादत दी है, इसलिए आज मोदी जी सरकार उनको मानती है। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद का ऐसा लगा जैसे नेहरू खानदान ने ही देश बनाया है, उन्होंने चलाया है, लेकिन आज मालूम पड़ता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के इस भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मोदी जी डॉक्टर अम्बेडकर को मानते भी हैं, उनको आत्मसात भी करते हैं। और आज जो योजनाएं चल रही हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वो सपना देखा था कि मेरे समाज के लोग, देश के लोग कामयाब हों। और मोदी जी ने लाल किले से भी कहा था, मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, देश के समाज को नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। इसलिए अम्बेडकर जयंती जन जन तक पहुँचाया रहा है, उनके प्रति किए गए पंचतीर्थों को और डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो देश को योगदान रहा है वो बताया जा रहा है। बहुत लंबे समय बाद आया। नहीं तो मैं भी तो पीछे कार्यकारिणी हुई थी प्रदेश की, उसमें भी आया था। आप नहीं मिलूंगे, आज मैं बहुत दिनों बाद मिले हैं। चलो, पहला संविधान में संशोधन जो किया था, प्रियम्बल में किया था, इंदिरा गांधी ने किया था। 100 से ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट किए तो कांग्रेस ने किए थे। कांग्रेस का डॉक्टर अम्बेडकर जी तो संविधान से 36 का आंकड़ा है, तो इसलिए अम्बेडकर के संविधान को वो मानती ही नहीं है। आपने देखो कि आपातकाल कहाँ लिखा है उसके अंदर, बड़ा पेड़ गिरता है, हजारों सिखों का कत्लेआम कहाँ लिखा है उसके अंदर। तो ये सब एक बहाना कर कर, नाटक कर कर, ड्रामा सा कर कर वो वोट बैंक समझते हैं कि दलितों को मिल जाएगा। लेकिन दलित आज समझदार हो गया है, वो जानता है कि देश का हित किस में है। डॉक्टर अम्बेडकर जी का मैं पहले भी भारत में हूँ, अंत में भी भारतीय हूँ, इसलिए भारत के निर्माण में आज का दलित योगदान कर रहा है और इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। भारत रत्न अब्दुल कलाम चौक जी पर हम खड़े हैं और यहाँ हमारे जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम जी, क्योंकि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पखवाड़ा चल रहा है, तो इसमें जगह जगह विचार गोष्ठियाँ हो रही हैं। उसी विचार गोष्ठी को संबोधित करने के लिए दुष्यंत गौतम जी हमारे जिला कार्यालय भाजपा रुड़की पर आ रहे हैं। उनके स्वागत में हम सब लोग खड़े हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, जैसा देशराज जी जो मेरे पति हैं, उन्होंने नारा लगाया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी जी करेंगे पूरा। आज मिलकर धामी जी और नरेंद्र मोदी जी उस मिशन को पूरा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कल ही, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, और उसी के मद्देनजर, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि जिस देश की महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी, विकसित हो जाएंगी, उसे देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी धामी कर रहे पूरा। आज पूरे देश के और पूरे संसार के अंदर भारत माँ का परचम लहर रहा है और हमारा जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिसको बनाया, आज उसके माध्यम से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में ये देश विकसित होगा। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो इस रथ पर खड़े हुए हैं, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी इस मंच पर हैं, इस रथ पर हैं। गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे करके गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता चाहते थे, लेकिन कश्मीर के अंदर अलग कानून चल रहा था, तो मोदी जी ने धारा 370 खत्म करके और धामी जी ने समान नागरिक संहिता ला करके इस प्रदेश में समान नागरिक संहिता ला करके बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार किया है। आज दुष्यंत गौतम जी मुख्य वक्ता के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा जो हमारी चल रही है, वो आज रुड़की जिले के आएगा। इसमें उनका उद्बोधन हुआ। उनका बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया था अपने शासनकाल में, ये देश उसको भुला नहीं पाएगा, अम्बेडकर के अनुयायी उसको भुला नहीं पाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि कभी कांग्रेस का 10 पैसे का मेंबर भी नहीं बनना। हम घर घर जा कर के इस बात को जगाएंगे। कि मंच पर
महिलाओं को जो सम्मान देंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना मोदी जी ने स्वीकार किया है और मोदी जी ने 33% आरक्षण दे करके महिलाओं को सम्मान दिया है। इसलिए मैं मंच से उतर करके वैजंती माला जी को मंच पर बैठाया। उसका उद्देश्य एकमात्र सिर्फ और सिर्फ ये था कि महिलाओं को सम्मान देना। देखिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अब मैं घर तभी जाऊंगा तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री जी की शपथ ना ले, हमारी सरकार ना बन जाए, तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। प्रीत बिहार रुड़की, अपने माँ मेरी कार्यालय पर रहती है, वहां जरूर जाऊंगा झबरेड़ा के अंदर, लेकिन मैं अपने घर अब तभी जाऊंगा प्रीत बिहार रुड़की में जब तक पुनः खबर खटीमा से निकलकर सामने आ रही, जहां पर सीमांत क्षेत्र खटीमा में भ्रष्टाचार और साथ ही भूमाफियाओं के खिलाफ एक आवाज उठाना एक वृद्ध आदमी को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि खबर खटीमा से, जहां तहसील परिसर में पिछले 15 दिन से धरने पर बैठे ओम प्रकाश वैश्य ने अब शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। शासन की अनदेखी से क्षुब्ध होकर उन्होंने अब आमरण अनशन का रास्ता चुना है। खटीमा तहसील परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बीते 15 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे बुजुर्ग समाज सेवी ओम प्रकाश वैश्य की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनकी मांग स्पष्ट है, भ्रष्टाचार पर लगाम और अपनी जायज जमीन का हक। लेकिन प्रशासन की चुप्पी अपनी जायज जमीन पर नहीं है और साथ ही प्रशासन चुप्पी अब कठोर कदम उठाने को मजबूर कर दिया। ओम प्रकाश वैश्य ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में अपने 6 सूत्रीय मांग पत्र साफ कहे हैं, जिनमें यदि 19 अप्रैल तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपनी कृत्रिम अनशन को स्थगित कर भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। 1966 का अधूरा इंसाफ पीलीभीत रोड स्थित आहूजा पेट्रोल पंप के सामने जिस बंजर जमीन को शमशान ने नीलाम किया था, उसी पर आज तक कब्जा नहीं मिला है। साथ ही मांग है कि अवैध कब्जा धारकों को हटाकर उन्हें मालिकाना हक दिया जाए और साथ ही खेतल संडा खास खाम में शासकीय वर्ग 4 की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर कब्जा मुक्त उसे कराया जाए। देखिए साहब, हमारे बाट का सभासद जो है, इसके खिलाफ हम पहले भी भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं। ये जो है बदले की भावना रखते हुए विकास के नाम से कतई जीरो है, जबकि ये सभासद है वहाँ का। वीडियोग्राफी भेजते हैं, मोबाइल पे फ़ोन करते हैं, उठाते ही नहीं है। और इसने सारी ज़मीनें सरकारी बेच रखी हैं खेतलसड़ा के अंदर। लेकिन प्रशासन से को मुकेश, इसका नाम जो है मुखर्जीत राणा है और ये 3 पार्ट है, एक अमित राणा, एक ये, और अभी भी बहुत ज़मीन है। इसने मिट्टी तक अपने प्लाट में डला रखी है बरक 4 की घेर के। एक में कह रहा है कि मैंने उसका वो मुआवजा दे दिया है, कुछ नहीं है। सब नंबर 2 का धंधा करता है। जिस दुकान में बैठा है ट्रेडिंग कंपनी में, उसमें भी बरक 4 की है, पीछे मतलब पूरा इसने सब बेच रखा है वहाँ। आगे 9 तारीख को मैं मतलब क्रमिक अनशन में बैठा हूँ। 9 तारीख के बाद आमरण अनशन चालू हो। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश वैश्य जाएगा और आज हम उनसे जो भी उनके पास प्रूफ है, दस्तावेज है, जो भी उनकी मांग है, उसके संबंध में आज एक वार्ता करेंगे और फिर जो भी उसका निर्णय होगा उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।